अच्छा जी, चैप्टर नंबर 15 आ चैप्टर नंबर 15 के ना असल में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है असेसमेंट का और एक हिस्सा है रिकॉर्ड एंड ऑडिट का। तो आप इस एक चैप्टर को दो चैप्टर्स में ब्रेक भी कर सकते हैं, एक सिर्फ असेसमेंट की बात करें और एक रिकॉर्ड एंड ऑडिट की बात करें। Assessment under income tax ordinance is made on the basis of returns filed for taxing. Assessment क्या है? Assessment कहते हैं पड़ताल करने को और चेक करने को। जब कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है ना, तो समझा जाता है जैसे उस रिटर्न को चेक किया गया है। सचमुच में वो रिटर्न चेक नहीं होती, लेकिन समझा जाता है जैसे उसको चेक किया गया। मैं अक्सर आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ कि मैंने आपको कल होम असाइनमेंट दी थी, मैं अभी आपकी जो है नोटबुक चेक करूँ कि आप वो करके आए या नहीं करके आए, तो मैं हर बच्चे की डिटेल में तो चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल एक व्यू ले लूँगा कि आपने किया या नहीं किया। सर ये चेकिंग जो होती है ना, ये सच्ची मुची वाली चेकिंग नहीं होती, इसको कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। समझा जाएगा कि असेसमेंट है। जब आपने रिटर्न फाइल की और क्लिक किया सबमिट का, उसने कहा आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है और आपका असेसमेंट ऑर्डर आ गया। जिस दिन रिटर्न फाइल की उसी दिन समझा जाएगा कमिश्नर ने चेक भी कर लिया और कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर भी दे दिया है। इसको कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। नॉर्मली असेसमेंट ऐसे ही होती है, और ये एक स्कीम है जिसको यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम कहते हैं, जिसके तहत असेसमेंट की जाती है। नॉर्मल असेसमेंट है जिसमें आप कहते हैं कि जब कोई बंदा अपनी कंप्लीट रिटर्न फाइल कर लेता है तो समझा जाता है कि वो चेक होगी। जिस दिन वो अपनी रिटर्न कंप्लीट करके फाइल कर देगा, और रिटर्न कब कंप्लीट समझी जाएगी? जब उसने प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल कर दिया, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ थे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो साइन बाय एविडेंस थी वो भी मौजूद है, पेमेंट भी कर दी, वेल्थ स्टेटमेंट भी। वही चारों चीजें जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं। रिटर्न फर्निश कैसे की जाती है, यही चार बातें थी। और असेसमेंट से पहले यही चार चीजें चेक की जाती हैं कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल कर लिए, आपने इंफॉर्मेशन साइन करके जमा करा दी, आपने पेमेंट कर दी और आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा दी। अगर ये चार सारी चीजें जमा करा दी तो समझा जाएगा आपने रिटर्न फाइल कर दी है। रिटर्न फर्निश शैल बी कंसीडर्ड एज असेसमेंट ऑर्डर। और जो रिटर्न फर्निश की जाती है उसको क्या समझा जाएगा? असेसमेंट ऑर्डर समझा जाएगा, इशूड बाय द कमिश्नर टू द टैक्स पेयर ऑन द डेट इट वाज फर्निश्ड। In addition to above deemed assessment, the commissioner has power to conduct audit of income tax affairs of the person. सर इसके अलावा, इस डीम्ड असेसमेंट के अलावा कमिश्नर के पास पावर है कि वो क्या करे? ऑडिट कर ले। किसका? इनकम टैक्स अफेयर्स का। यानी ये जो समझा जा रहा है कि असेसमेंट है, सच्ची मुची की असेसमेंट नहीं है। इस असेसमेंट के बाद पावर तो है ना कमिश्नर के पास कि कमिश्नर उस रिटर्न को ध्यान से चेक कर ले, डिटेल से चेक कर ले, तो कमिश्नर इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट कर सकता है। सर जी इसके अलावा एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है एफपीआर में, जो अर्थमेटिकल एरर्स और इनकरेक्ट क्लेम को आइडेंटिफाई करता है। टोटल में गलती की, मल्टीप्लिकेशन में गलती की, या कैरेट फॉरवर्ड करने में गलती। पिछले साल का लॉस था 1 लाख, आपने लिखा इस साल के पिछले साल का लॉस 2 लाख था, तो ये इनकरेक्ट क्लेम किया आपने। अगर इस तरह की कोई गलती है तो क्या किया जाएगा? सिस्टम जनरेटेड नोटिस इश्यू हो जाएगा टैक्स पेयर को 6 माह के अंदर अंदर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर 6 माह के अंदर अंदर भी कोई, अच्छा ये नोटिस इश्यू हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो जो एरर हाईलाइट किया गया था वो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, यानी उसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा जी,
असेसमेंट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिटर्न। अच्छा, अगर किसी बंदे ने अब रिटर्न इनकम्प्लीट जमा कराई है तो दो सूरत हाल। कमिश्नर ने उसको कहा कि इसको ठीक करो, उसने ठीक कर दी तो शाबाश। कमिश्नर ने उसको कहा कि ठीक ना करो, यानी कमिश्नर ने उसको कहा कि ठीक करो और उस बंदे ने ठीक नहीं की, तो समझा जाएगा जैसे उसने रिटर्न फाइल की नहीं। तो भाई अगर इनकम्प्लीट रिटर्न है, कोई कमी है, कमिश्नर ने कहा ठीक करो, उसने ठीक कर दी, तो फिर तो समझा जाएगा कि जब shall be treated to be complete on the day it was furnished। और अगर कमिश्नर ने कहा ठीक करो, उसने ठीक नहीं की, तो ऐसे समझा जाएगा जैसे उसने रिटर्न फाइल की। हाँ, अब कमिश्नर साहब का जब दिल चाहे वो मुंह उठाएं और कह दें कि तुम्हारी तो रिटर्न में गलती है, तो इसका जवाब है नहीं। जब दिल चाहे नहीं। कमिश्नर शैल नॉट इशू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। सर जी एक बात सुनना, टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न हमने जमा कराई 30 सितंबर 2024 को। वो कहता है जिस साल रिटर्न जमा कराई है, ये साल खत्म होने के, ये साल 30/9/2024 जो है, ये 2025 टैक्स ईयर है, ये कब खत्म होगा? 30/6/2000। ये साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर, यानी 27/12/2025 तक, कमिश्नर 27/12/2025 तक टैक्स ईयर 2024 की वो रिटर्न जो 30/9/2024 को जमा कराई है, उसकी गलती हाईलाइट कर सकता है, उसकी इनकम्प्लीटनेस को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 27/12/2025 गया तो सच नोट, ये वाला नोटिस इशू नहीं किया जाएगा कि आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट है। लो ये वाली बात यहां पर 21-22 थी, मैंने आपको वैसे बता दी। नॉर्मल असेसमेंट की बात कंप्लीट हो गई, अब आ गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है? सर आपको शराफत से कहा था रिटर्न फाइल कर दें, आपने हमारी बात नहीं मानी। आपको कहा था डॉक्यूमेंट्स दे दें, आपने हमारी बात नहीं मानी। आपको कहा था रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दें, आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने कमिश्नर की बात, आपको कहा था वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा दें, आपने हमारी बात नहीं मानी। आपको कहा था फॉर इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करा दें, आप रिकॉर्ड जमा करा दें, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, आपने हमारी बात नहीं मानी। अब जब आपने हमारी बात नहीं मानी तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? टैक्स वालों के पास, टैक्स वालों ने मजबूरन जजमेंट की बेस पे आपकी इनकम कैलकुलेट कर दी। टैक्स वालों ने फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बेस पर आपकी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगाकर आपको नोटिस भेज देना है कि मुबारक हो, आपने तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी लेकिन हमें आपकी इनकम पता चल गई और उस इनकम पर इतना टैक्स बनता है वो जमा कराएं। यानी अब गौर कीजिए कि ये वाली जजमेंट टैक्स वालों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन टैक्स पेयर के लिए वर्स्ट है। टैक्स पेयर वालों के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा कि टैक्स वाले जो हैं वो जब उसकी इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सेक्टोरियल बेंचमार्क की बेस पर करेंगे। व्हाट इज सेक्टोरियल बेंचमार्क? एक बार पास पेपर में सवाल आया हुआ 3 नंबर का। सेक्टोरियल बेंचमार्क जो है ना, वो स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियोज होती हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की ना। नेट प्रॉफिट सीमेंट का हो रहा है, शुगर सेक्टर का हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर का हो रहा है, तो भाई जीपी मुख्तलिफ है सब लोगों का, वेस्टेज मुख्तलिफ है सब लोगों की, रिकवरी मुख्तलिफ है सब लोगों की, डाटा टर्नओवर डेज मुख्तलिफ होते हैं सब लोगों की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सेक्टर टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं ना। तो वो कहते हैं कि सेक्टोरियल बेंचमार्क को इस्तेमाल करते हुए हम आपकी इनकम को जज करेंगे और फिर जब इनकम को जज कर लेंगे तो आपको एक नोटिस भिजवा देंगे जिसमें लिखेंगे कि मुबारक हो, हमने ही आपको आपका असेसमेंट ऑर्डर तैयार कर दिया है, इसके मुताबिक आपकी टैक्स इनकम इतनी है, टैक्स ड्यू इतना है, टैक्स पेड इतना है, टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपील। अगर आप इससे राजी नहीं है तो टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर इतना हो।
An assessment order under this section shall only be issued within 6 years from the end of the tax year to which it relates. सर ये असेसमेंट ऑर्डर 6 साल के अंदर अंदर इशू हो सकता है, यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 6 साल तक ही की जा सकती है। अगर एक बंदे ने पिछले 5 साल में रिटर्न फाइल नहीं की और कमिश्नर उसको नोटिस इशू करता है कि तुम रिटर्न फाइल करो, अच्छा पिछले 5 साल में कोई रिटर्न फाइल नहीं की तो कमिश्नर उसको नोटिस इशू करता है कि तुम रिटर्न फाइल करो, और वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो कमिश्नर को पिछले 10 साल में से किसी साल के बारे में भी कह सकता है कि रिटर्न फाइल करो। ये बात तो मैंने पहले पढ़ाई है। अगली बात यह कि कमिश्नर पिछले 10 सालों में से किसी साल के हवाले से भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी दे सकता है। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो कब देगा? जब कमिश्नर ने उसको नोटिस इशू किया जिस साल वो साल खत्म होने के 2 साल के अंदर। अगर कमिश्नर ने, आज क्या डेट है जी, 9/8/2025 को नोटिस दिया 2017 की रिटर्न जमा करो, और उस बंदे ने वो रिटर्न नहीं जमा कराई, तो जिस साल नोटिस दिया ये साल कब खत्म होना है? 30/6/2026 को। इसके 2 साल के अंदर अंदर यानी 30/6/2028 तक, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस डेट तक उसके पास टाइम है कि वो इसी 2017 के साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दे। ये वाली चीज़ अक्सर बच्चों को नहीं समझ आती। रिटर्न जमा कराई थी 5 साल की, कोई रिटर्न नहीं जमा कराई तो 10 साल के बारे में कह सकता है। 10 साल के बाद से कोई रिटर्न कहा कि जमा कराओ असेसमेंट, तो उसने नहीं जमा कराई तो फिर कमिश्नर तंग आके क्या करेगा? असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। यहां तक तो समझ आ गई। ये असेसमेंट ऑर्डर कब तक देगा? जिस साल नोटिस दिया था वो साल खत्म होने के 2 साल के अंदर। अगर उसने नोटिस आज की तारीख में दिया 9/8/2025, तो ये साल खत्म होगा 30/6/2026। इसके 2 साल के अंदर यानी 30/6/2028, इस डेट तक वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकता है। सर जी बेस्ट जजमेंट की बात भी कर ली, अब आ गई प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल कहते हैं आरजी, प्रोविजनल कहते हैं, सर जी अब मैं तीसरी बात कह लूँगा प्रोविजनल असेसमेंट की। प्रोविजनल कहते हैं आरजी। सर जी आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए भी कोई डाटा चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपके पास वो भी मौजूद नहीं है तो फिर आपको आरजी असेसमेंट करनी पड़ेगी। वो क्यों करेंगे और कब करेंगे? सर अगर डाटा मौजूद नहीं था तो चुप रहते। मसला ये हुआ है कि वो बंदे को नैब ने पकड़ लिया, एक बंदे को नैब ने पकड़ लिया और नैब ने बताया कि इन साहब ने तो दुबई में 2022 में 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है। तो जब हमने उसकी 2022 की रिटर्न देखी तो उसमें तो उसकी इनकम ही 26,000 रुपये आ रही है। इसका मतलब है कि उसने हमसे कुछ छुपाया है। तो 2022 के साल में जब उसने दुबई में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो पहले उसको इनकम में शो होना चाहिए था ना। अब हमने कहा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो कहते डॉक्यूमेंट्स नैब की हिरासत में। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकें, तो फिर मजबूरन हम क्या करेंगे? आरजी असेसमेंट दे देंगे। वो कैसे? वो कहेंगे 10 करोड़ की प्लॉट्स, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने दुबई में खरीदी है, इसकी 2022 का मैंने पहले एग्जांपल दी है, 2022 की इनकम में 10 करोड़ पे ऐड करके टोटल इनकम निकाल के टैक्स निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकाल के कहेंगे भाई इतना टैक्स दो, और ये भी साथ कह देंगे ये आरजी है। जैसे ही नैब डॉक्यूमेंट्स रिलीज करेगा हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन आएगी, या जब हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन आएगी तो हम प्रोविजनल असेसमेंट खत्म करके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। समझ गए? ये आम तौर पे इस बात को समझाने के लिए ना एग्जांपल दी जाती कंसील्ड एसेट। कंसील्ड एसेट क्या होता है? छुपा हुआ एसेट, चोरी हुआ एसेट। वो एसेट जो ऐसी इनकम से कमाया गया है जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। वो एसेट जो ऐसी इनकम से कमाया गया है
जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। उस पे टैक्स लगना तो चाहिए था लेकिन लगा नहीं। इसको कहते हैं कंसील्ड एसेट। ठीक हो गया सर जी। और इनकम को कैसे चोरी किया जाता है? सर इनकम को चोरी करने का तरीका है कि अपनी इनकम को कम कर दो, एक्सपेंस को ज्यादा कर दो। इनकम को कम कर दो, एक्सपेंस को ज्यादा कर दो। या जो इनकम आपने कमाई है वो है टैक्सेबल लेकिन एफबीआर को कहो वो तो एग्जेम्प्ट है। या ऐसी इनकम जिसके बारे में आपके पास कोई वजाहत ना हो, ये सारी कंसीलमेंट ऑफ इनकम, यानी ये आपने इनकम को क्या किया है, छुपाया। तो भाई जब कोई कंसील्ड एसेट एफबीआर के हाथ लगता है, और ख़ास तौर पे ये तब होता है जब कंसील्ड एसेट नैब के हथे लगता है और नैब वाले फिर एफबीआर को बताते हैं और एफबीआर वाले फिर इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से सिर्फ आरजी असेसमेंट दे देते हैं। और फिर जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो प्रोविजनल असेसमेंट को अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में तब्दील कर दिया जाता है। सर ये सारी स्टोरी थी प्रोविजनल असेसमेंट की। अगर दो भाई हैं, सर जी मैंने नॉर्मल, बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल, तीनों तो प्रोविजनल 2-3 बार आ चुका है। वो पूछ लेता है कंसील्ड एसेट क्या है। आपको पता होना चाहिए वो वाला एसेट जो जिससे कमाई की इनकम, जो उस इनकम से खरीदा गया है जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। असेसमेंट इन रिलेशन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अगर दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, एक प्लाजा है, प्लाजे का मालिक अब्बा जी फोत हो गए हैं, पीछे दो बेटे हैं, दोनों की आपस में लड़ाई होगी। बड़ा कहता है ये मेरा प्लाजा है, छोटा कहता है ये मेरा प्लाजा है। टैक्स वालों को अपना मसला पड़ा हुआ है कि अब ये जो किराया ये किसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स हो, है ना सवाल। तो टैक्स वाले कहते हैं भाईजान पहले अदालत का फैसला आएगा, जिस साल अदालत का फैसला आया उसके 1 साल के अंदर अंदर हम असेसमेंट ऑर्डर दे देंगे कि ये वाला किराया किसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होना था। सर जी असेसमेंट ऑर्डर का आ जाना इस बात का हतमी सबूत है कि आपने टैक्स से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। लेकिन अगर असेसमेंट ऑर्डर में कोई जाहिरी गलती है, कोई स्पेलिंग की गलती है, कोई टाइपो एरर है, तो उसको उस असेसमेंट ऑर्डर को गलत नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर असेसमेंट ऑर्डर में कोई टेक्निकल गलती है, यानी टैक्स ए पे लगना था बी पे लग गया, या आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पे दिया हुआ था, उसने उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल दिया, ये टेक्निकल गलती है। अगर कोई सब्सटेंस की गलती है तो फिर इस असेसमेंट ऑर्डर को वैलिड नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ फॉर्म की गलती है तो इस असेसमेंट ऑर्डर को वैलिड ही समझा जाएगा। सर असेसमेंट की बात आ गई और चैप्टर 15 का एक ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट एरिया है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। जिस तरह रिटर्न रिवाइज हो जाती है ना, इसी तरह असेसमेंट भी अमेंड हो जाती है। जिस तरह रिटर्न रिवाइज हो जाती है ना, इसी तरह असेसमेंट भी अमेंड हो जाती है। जिस तरह असेसमेंट अमेंड हो जाती है, जिस तरह रिटर्न रिवाइज हो जाती है, इसी तरह ही असेसमेंट भी अमेंड हो जाती है। जब टैक्स पेयर रिटर्न को रिवाइज करता है तो समझा जाता है असेसमेंट भी अमेंड होगी। यार देखो मेरी बात सुनो, अब ये वाली बात ध्यान से सुनना। जब टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी तो हमने खुद ही से, सचमुच में चेकिंग नहीं हुई थी, हमने खुद ही से क्या कह दिया था, चेकिंग हो गई है। कमिश्नर टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की थी तो हमने समझा था कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है।
जब टैक्स पेयर रिटर्न को रिवाइज करेगा तो भी खुद ही से समझा जाएगा रिटर्न असेसमेंट क्या हो गई है, अमेंड हो गई है। जिस दिन टैक्स पेयर रिटर्न को रिवाइज करेगा उसी दिन ही समझा जाएगा कि कमिश्नर ने भी असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर दिया। ये स्टोरी है सर। Amendment of assessment shall not be made after the expiry of 5 years. सर असेसमेंट अमेंड हो सकती है? वो कहते हैं हाँ हो सकती है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, 5 साल के बाद। Amendment of assessment shall not be made after the expiry of 5 years from the end of financial year in which the order is issued or treated as issued. If a taxpayer furnishes a revised return of income, अगर टैक्स पेयर रिवाइज रिटर्न फाइल करता है तो समझा जाएगा कि कमिश्नर ने भी असेसमेंट को अमेंड कर दिया है। जिस दिन टैक्स पेयर रिटर्न रिवाइज करेगा उसी दिन समझा जाएगा कि कमिश्नर ने भी असेसमेंट को अमेंड कर दिया है। सर अगला पॉइंट, असेसमेंट अमेंड हो गई, क्या दोबारा? अच्छा एक तरीका और भी है। एक तो देखो ना, टैक्स पेयर ने खुद ही रिटर्न को रिवाइज किया, एक और तरीका भी है, कमिश्नर साहब ने खुद रिटर्न को ऑडिट किया। कमिश्नर साहब ने खुद असेसमेंट का ऑडिट किया और उसमें तब्दीली आ गई। तो असेसमेंट की अमेंडमेंट की दो वजूहत हो सकती हैं, या तो कमिश्नर खुद ध्यान से दोबारा चेक करे या टैक्स पेयर खुद ही रिटर्न को रिवाइज करते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर टैक्स पेयर ने खुद ही रिटर्न को रिवाइज कर दिया है तब भी समझा जाएगा असेसमेंट अमेंड हो गई है। यहां पर तो समझा जाएगा, लेकिन दूसरे केस में जब कमिश्नर खुद पुराने असेसमेंट ऑर्डर का रिकॉर्ड मंगवा के उसे चेक करे और ऑडिट करे और ऑडिट करने के बाद असेसमेंट को अमेंड किया जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर सवाल ये पैदा होता है कितनी बार चेकिंग हो सकती है, कितनी बार दोबारा देखा जाएगा? उसने कहा कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जिस साल असेसमेंट ऑर्डर आया वो साल खत्म होने के 5 साल तक असेसमेंट अमेंड हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। जिस साल सर 30/6/2021 को 30/6/2021 आपका ईयर एंड था, रिटर्न कब जमा कराई? 20/9/2021। तो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कब आ गया? जिस दिन रिटर्न जमा कराई उस दिन असेसमेंट ऑर्डर आ गया ना। तो वो कहता है ये 20/9/2021 टैक्स ईयर 2022 है, तो ये कब खत्म हुआ? 30/6/2022 को। इसके 5 साल के अंदर +5 किया, यानी जो रिटर्न आपने 30/6/2021 के साल की रिटर्न 20/9/2021 को जमा कराई थी, ये 30/6/2027 तक इस असेसमेंट ऑर्डर में अमेंडमेंट हो सकती है, इसके बाद नहीं। उसने सवाल ये किया कितनी बार असेसमेंट अमेंड हो सकती है, कितनी बार चेंजेस हो सकती है? उसने कहा जितनी बार मर्जी चाहे चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन 5 साल के बाद नहीं होगी। जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आया वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर। आप गौर करो, असेसमेंट ऑर्डर इस तारीख को आया है, ये साल खत्म होने के 5 साल के अंदर, दिस इज द डेट। इसके बाद असेसमेंट अमेंड नहीं होगी। हाँ अगली बात भी सुनो, अगर मजीद अमेंडमेंट्स आती है, अगर मजीद अमेंडमेंट्स आती है, इसका क्या मतलब है? 25/1/2023 को असेसमेंट अमेंड हो गई। ये टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2023। ये कब खत्म होगा? 30/6/2023 को। वो कहता है जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जब दिया था वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर आप असेसमेंट को अमेंड कर सकते हो। अगर आप बार बार असेसमेंट को अमेंड कर रहे थे तो उसने कहा जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर दिया था वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर, या जो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दिया था, जो तब्दील दोबारा किया था, वो जिस साल किया था वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर, विच एवर इज लेटर,
विच एवर इज लेटर। तो अब दो बातें आ गई। पहली बात तो ये कि ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जिस साल दिया गया वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, और दूसरी बात क्या है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जब दिया गया है वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर। इन दोनों में से जो लेटर होगा, इन दोनों में से जो लेटर होगा उस तारीख तक असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है, विच एवर इज लेटर। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कमिश्नर का जब दिल चाहेगा कि चलो फारग बैठा हूँ कोई असेसमेंट अमेंड कर दो तो वो कर देगा, तो भाई मुंह उठा के नहीं कर सकता। क्यों? वो कहते हैं असेसमेंट को अमेंड करने के लिए आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन चाहिए, ठोस सबूत चाहिए कि इस बंदे ने टैक्स चोरी किया है, इस बंदे ने टैक्सेबल इनकम में अपनी कुछ इनकम छुपा के रखी है, या टैक्सेबल इनकम को कम शो किया है, या एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो किया है, या झूठा टैक्स क्रेडिट ले लिया है, या इनकम को हेड ऑफ इनकम को मिसक्लासिफाई कर दिया। अगर कोई ठोस सबूत आपके पास आ गया फिर आप असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं। सर ठोस सबूत से क्या मुराद है? सर आपके पास कोई गवाह मौजूद है, आपके पास एक बंदा है वो कहता है मेरी इस साल की टोटल सेल 26 लाख है, कमिश्नर के हाथ उसकी 35 लाख की इनवॉइसेस लग गई, 35 लाख की इनवॉइसेस तो कमिश्नर के पास आ गई, इसका मतलब है कंफर्म वो झूठ बोल रहा है। अब उसके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ना काबिल तरदीद सबूत मौजूद है। अब क्या होगा? अब वो बंदा डेफिनेट इंफॉर्मेशन हासिल करने पर ही वो असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। याद रखना असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। असेसमेंट ऑर्डर में कोई गलती, ओरिजिनल असेसमेंट में कोई गलती हो और उसकी वजह से एफबीआर का नुकसान हो रहा हो। याद रखना असेसमेंट को अमेंड करने की वजह से भी बहरहाल टैक्स बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर अमेंड होगा कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा और बताएगा कि अमेंडेड द अमेंडेड टैक्सेबल इनकम ऑफ टैक्स पेयर, द अमेंडेड अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, द टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द अमेंडेड assessment. Amended taxable income, amended amount of tax due, the amount of tax paid, the time, place and manner of appealing against the amended assessment. सर जी नोटिस देगा, ये सारी चीज़ें लिखेगा, असेसमेंट अमेंड हो गई। याद रखिएगा, नो असेसमेंट शैल बी अमेंडेड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर। एक बार टैक्स पेयर को सफाई पेश करने का मौका ज़रूर दे दिया जाएगा। और असेसमेंट अमेंड हो गई है तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कब तक इशू किया जाएगा? शो कॉज नोटिस के 180 दिन के अंदर अंदर। सर जी ये वाली बात आपने सारी देख ली। दिस वॉज 3.1, यही काम की बात थी। कमिश्नर के पास पावर है, बड़े कमिश्नर के पास पावर है कि छोटे कमिश्नर ने जो भी असेसमेंट ऑर्डर दिया किसी को भी रिकॉर्ड से मंगवा के उसको चेक करके अगर कोई तब्दीली करनी है तो कर दे। 4.2 में ये लिखा हुआ है। चीफ कमिश्नर बड़ा कमिश्नर है सर, ये सबसे बड़ा कमिश्नर है। चीफ कमिश्नर अगर कोई बंदा टैक्स डिडक्शन से प्रॉब्लम में है या एग्जेम्पशन रेट लेना, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना चाहता है या लो रेट टैक्स सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसे सबसे बड़े कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। या कमिश्नर खुद भी अगर उसे महसूस होता है कि एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, उसका टैक्स डिडक्ट होता है जब उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। सर जी अगर मेरी लायबिलिटी ही बनती है साल बाद 5,000 रुपये और एसबीआई वाले मेरी हर महीने की सैलरी में से 10,000 रुपये का टैक्स काट लेते हैं तो मैं तो तड़पूंगा ना कि भाई हर महीने 10,000 का टैक्स काटते हैं, मेरे साल का 1,20,000 का टैक्स काट लेते, जबकि मेरी टैक्स लायबिलिटी 20,000 बनती है। तो 1,00,000 रुपए फिर दोबारा मैं एफबीआर जाता हूँ, उनसे रिफंड क्लेम करता हूँ। लंबा प्रोसीजर है। मैं तंग आकर क्या कहूँगा? मैं चीफ कमिश्नर को नोटिस दूंगा कि खुदा का वास्ता इन्हें कहेंगे मेरा टैक्स ना काटा करें या मेरा टैक्स कम काटा करें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये उस केस में होता है। वैसे इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो इम्पोर्ट की है, मगर मैंने वो एग्जांपल जिससे इजीली आप समझ जाएं बता दिया कि अगर किसी बंदे का टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है और वो चाहता है कि मेरा टैक्स ना डिडक्ट हो या कम डिडक्ट हो,
तो वो चीफ कमिश्नर के पास नोटिस दिया जाएगा और चीफ कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन भी ये वाली बात कर सकता है। रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन विच एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय एन अथॉरिटी। आप कमिश्नर कोई भी रिकॉर्ड कॉल कर सकता है जो उससे नीचे वाली अथॉरिटी ने जिसके बारे में ऑर्डर पास किया गया है। कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवाएगा, चेक करेगा और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो उसके मुताबिक फैसला सुना देगा। अलबत्ता एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्सपेयर तो दी ही जाएगी। सर एग्रीड असेसमेंट क्या है? एग्रीड असेसमेंट क्या है? सर होता ही है मिसाल के तौर पे बैरिया टाउन की मालिक या मलिक रियाज, उनको एक नोटिस दिया गया कि आपका टोटल टैक्स बनता है 5 अरब। तो मलिक साहब ने कहा 4 अरब दूंगा, बस अब अगली बात नहीं करनी, क्लियर कर दो सब कुछ। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। एक कमेटी तश्कील दी जाती है और टैक्स पे बाकायदा ऑफर करता है। अच्छा, एक तो रिश्वत वाला फैक्टर है ना, उसकी बात नहीं कर रहे। वो ऑफिशियली कहेगा कि मैं 4 करोड़ रुपया देता हूं, मेरा सारा मैटर खत्म कर दें। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो कमेटी उससे बात भी करेगी, उसका रिकॉर्ड भी देखेगी, सारी कुछ असेस करने के बाद नतीजा निकालेगी कि हमें इसके ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। अगर तो कमेटी सेटिस्फाई हो गई तो फिर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, सारा डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी सब कुछ माफ, बस 4 अरब रुपया दो, सब कुछ खत्म। और कमिश्नर जो है वो भी अमेंड कर देगा असेसमेंट इन अकॉर्डिंग विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी। डिसीजन असेसमेंट को अमेंड कर देगा। जो कमिश्नर होता है वो भी फिर असेसमेंट ही ऐसी बनाएगा जिसके मुताबिक लाइबिलिटी 4 अरब होगी और वो 4 अरब किसने पे कर दिया है? मलिक रियाज ने पे कर दिया और गेम खत्म। हाँ, अब टैक्स पेयर जो है, अब जब उसने 4 अरब की सारी डील कर ली और फिर उसके बाद उसके खिलाफ अपील भी कर दी, ऐसा नहीं होता। टैक्स पेयर को राइट वेव करना पड़ेगा टू अपील अगेंस्ट द असेसमेंट, और कोई उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी अगर वो टैक्स दे दे। और अगर वो खाली पीली बातें करके बाद में टैक्स ना दे, वेयर कमेटी हैज नॉट बीन एबल टू अराइव एट अ कंसेंसस, टैक्स ना दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी दोबारा। दूसरी बात यह है कि अगर कमेटी किसी नतीजे, जो कमेटी बनी थी ये किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और उन्होंने यही कहा कि भाई हम ये बात नहीं मानते, पूरा 5 अरब भी दो, तो ये मामला उसी कमिश्नर के पास रेफर बैक हो जाएगा जिसने पहले नोटिस दिया था। ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने ये फैसला करना था कि ये वाली ऑफर को कबूल करें ना करें, इसमें कौन होगा? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर उस इलाके का। अगर कोई चोरी का केस है, अगर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का केस है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम का केस है, तो वहां पर एग्रीड असेसमेंट की ऑप्शन होती ही नहीं। सर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। रिकॉर्ड क्या है? Every taxpayer shall maintain in Pakistan such accounts, documents and record as may be prescribed. सर रिकॉर्ड क्या है? मैं आपको एक तरीकेकार बता रहा हूं, उससे इसको समझें। सर रिकॉर्ड सेट ऑफ प्रूफ है। आप घर का सामान लेने गए और घर वाले जब सामान लेके आ गए तो आपने एक पर्ची पे सारा लिखा कि इतने की सब्जी खरीदी, इतने की दालें खरीदी, इतने का चिकन खरीदा, इतने का मटन खरीदा, इतने पैसे मैं लेके गया था, इतने पैसे बकाया बच गए। ये रिपोर्ट आपने अपने फादर को दी तो उन्होंने आपकी तरफ गौर से देखे, कहा बिल लाए हो, बिल चेक करो। ये जो बिल, अब ये आपने जो ने स्टेटमेंट दी है ना, ये वाली स्टेटमेंट हम एफबीआर को जमा कराते हैं रिटर्न में, और जब एफबीआर चेक करना चाहे तो हम कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो जब हमें के बिल दिखाओ तो हम ये जो बिल आपके पास है ना, ये सबूत है कि आपने एक्चुअल में ये वाले खर्चे किए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर,
Every taxpayer shall maintain in Pakistan and such accounts, documents and record as may be prescribed. भाईजान अगर आपके पास रिकॉर्ड ना हुआ, सर होम असाइनमेंट तो की थी, मैं भूल गया, रजिस्टर कर रह गया, मैं परेशान था, कागज पे किया था, कागज गुम गया, हम कहते हैं भाई ठीक है, आप हमारे मुताबिक आपने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही टैक्स वाले भी कहते हैं, अगर आपका रिकॉर्ड गुम गया है तो इसका मतलब है आपने वो काम किया ही नहीं। कमिश्नर में डिसअलाउ or reduce a taxpayer claim for a deduction if the taxpayer is unable without reasonable cause to provide a receipt or other record or evidence of the transaction or circumstances giving rise to the claim for such deduction। सर जी ये हमारा सेकेंड, कमिश्नर डिसअलाउ कर देगा या रिड्यूस कर देगा टैक्स पेयर के क्लेम को। कमिश्नर नहीं, आप कहते हैं मैंने ज़कात दी है शौकत खाना में, उन्होंने कहा स्लिप दो, आपने कहा वो तो नहीं है, तो टैक्स वाले आपकी टैक्सेबल इनकम में से ज़कात जो आपने माइनस की है उसको नहीं मानेंगे। आपने कहा मैंने शौकत खाना में डोनेशन दी है, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उन्होंने कहा डोनेशन की रिसीट दो, आपने कहा वो तो नहीं है, टैक्स वाले आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। सच्ची ये रिकॉर्ड आपने अपने पास महफूज रखना है, कब तक? 6 साल तक। और अगर 6 साल और अगर कोई कार्रवाई चल रही है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक आपने ये रिकॉर्ड अपने पास रखना है। सर रिकॉर्ड कौन सा रखना है सर? आए सर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर तो आपको सैलरी इनकम है, अगर तो आपकी सैलरी इनकम है तो कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? सर सैलरी इनकम होती है, उसका सैलरी सर्टिफिकेट होता है, बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे हैं, सैलरी सर्टिफिकेट है, ये रिकॉर्ड है आपकी इतनी इनकम है। खर्चे तो कोई माइनस करने की इजाज़त नहीं होती सैलरी में से, कोई है ही नहीं। सर जी अगर प्रॉपर्टी है तो किराएदार होगा, किराएदार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वो को किराया देता होगा, वो आपकी स्टेटमेंट में आता होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपको किराएदारी का माहिदा, टर्मिनेशन जो एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ है उसका माहिदा, सर कितना किराया वसूल किया, बैंक स्टेटमेंट और खर्चे हैं तो उसकी रसीदें, अगर कोई रिपेयर करवाया है, कोई चार्जेस है, कोई ग्राउंड रेंट है, उसकी सारी रसीदें। टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन है, कितने का शेयर खरीदा इसका सबूत, कितने का शेयर बेचा उसका सबूत, कितने कमीशन दी उसका सबूत, यही सारी चीज़ें आपने अपने पास संभाल के रखनी, यही रिकॉर्ड है। सर अगर अदर सोर्स है, डिविडेंड है तो उसका वारंट होता है सर, रॉयल्टी है तो उसका एग्रीमेंट होता है सर, प्रॉफिट ऑन डेट है तो बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, वैसे बैंक स्टेटमेंट होती है सर। सर अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर दिया हुआ है तो किराएनामा, मेजर और खर्चों का सबूत। अगर आपने बिल्डिंग विद अमेनिटीज और यूटिलिटीज दी है तो भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो, और जो खर्चे हैं उसका सबूत। सर एनुटी या पेंशन से कोई पैसे आ रहे हैं तो उसका सबूत। सर जो टैक्स जो आपका बॉन्ड निकला है उसका सबूत। सर रॉयल्टी और क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से आपको पैसे आ रहे हैं उसका सबूत। सर अगर आपने गौर करें तो ये सारा आपको टेक्निकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो जो चीज़ें लिखी हुई थी ये सारे उसके कागजात ही कह रहे हैं कि आपके पास होने चाहिए, ये सारे सबूत हैं जो आपके पास होने चाहिए। अच्छा सर चूंकि सैलरी, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और कैपिटल गेन में तो बखेड़ा कम है, लेकिन कारोबार की जब बात आती है ना तो उसमें थोड़ा चीज़ें ज़्यादा हैं। ज़ाहिरी बात है हम किसी की बात नहीं करते, एक जनरल स्टोर की बात कर लेते हैं सर। जनरल स्टोर के अंदर दुकान है, दुकान का किराया है, बिजली पानी गैस है, लड़के काम करते हैं, क्या कहते हैं आपने इन्वेंट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका ओवरऑल रिकॉर्ड है, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिसीट कर रहे हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, यार यही सारी चीज़ें हैं ना। डेटर की पेमेंट है, क्रेडिटर की को पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे सबूत हैं जो आपके पास हैं। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर जी
हर वो बंदा जो बिजनेस से पैसे कमा रहा है वो अपने पास रिकॉर्ड रखेगा, जितने पैसे वसूल किए, जितने पैसे खर्च किए, जितनी सेल्स की, जितनी परचेज की, जितने एसेट्स हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं। और इन केस टैक्स पेयर एंगेज इन, अगर टैक्स पेयर, अगर आपने मैन्युफैक्चरर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की सारी बातें, आपने ये सब कुछ अपने पास महफूज रखना है। कितने अरसे के लिए? 6 साल के लिए महफूज रखना है। और अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो जब तक कार्रवाई, जब तक प्रोसीडिंग खत्म नहीं होती, ये रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। छोटा दुकानदार है जिसकी 5 लाख तक की इनकम है, उसने अपने पास इनवॉइसेस का रिकॉर्ड रखना है। इनवॉइस में बेचने वाले का नाम, उसका बिजनेस, उसका एनटीएन और सीएनआईसी होना चाहिए। कौन सी चीज बेची, कितने की बेची, कितनी चीजें बेची, इसका सारा हिसाब होना चाहिए। और अगर छोटी छोटी आइटमें बेच रहा है तो एक कैश मेमो बना दे और 100 रुपए से कम की सारी चीजें सिर्फ उस कैश मेमो पे रिकॉर्ड करता रहे। सर आपने पैसे वसूल किए हैं, सेल्स की हैं, पेमेंट किए हैं, पैसे अदा किए हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं उसकी सारी डिटेल, और वाउचर और परचेज एंड एक्सपेंसेस आ गए। Taxpayer with business income exceeding 5 lakh and wholesaler, distributor, dealer and commission agent. 5 लाख से ऊपर का बंदा, खास तौर पे होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी इनकम है। सर जी गौर करना, अब टेक्निक है इसको याद करने की, वरना ये आपका बड़ा टाइम पी जाता है। इसको याद कैसे करना है? ये वाली सारी चीजें पहले तैयार कर ली, इसके बाद जब आगे जाओगे तो गौर करोगे रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। नई चीजें सिर्फ याद करनी है, पुरानी नहीं करनी। सर इनवॉइस की बात पहले भी आई थी, टैक्स पेयर का नाम, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, कौन सी चीज कितने की बेची, ये बातें पहले आई थी। हाँ ये वाली बात नहीं है जो येलो से मेंशन की है। क्या है? 10,000 रुपए से ज्यादा कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा किए तो उस बंदे का नाम और एड्रेस नोट करना है। बाकी फिर वही रिपीट हो रही हैं चीजें। हाँ 5 लाख से ऊपर का है तो जनरल लेजर बनानी है, रिसीट पेमेंट्स का रिकॉर्ड है। फिर 10,000 से ज्यादा की चीजें किसी से खरीदी हैं, किसी को पेमेंट किया तो उसका रिकॉर्ड रखना है। प्रैक्टिकली ये 10,000 वाली बातें नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना है। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड यहाँ पर इसमें का है। सर जी अगर यही डॉक्टर साहब हों, डॉक्टर साहब की तो इन्वेंट्री नहीं होती। डॉक्टर साहब के कस्टमर्स को पेशेंट का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब का सीन क्या है? सर डॉक्टर साहब सर्विसेज तो दे रहे हैं, बहरहाल जो वो इनवॉइस कर रहे हैं उस पर लिखेंगे कि कौन सी सर्विस दी, कौन सी मेडिसिन उसको दी, पेशेंट का नाम क्या है। हाँ अगर जनरल मेडिकल, ये जो हमारे घरों के पास, आप ये बात पूछ सकते हैं कि सर हमारे घर के पास एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो 200 रुपये की पर्ची पे चेक भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, ठीक हो गया। अब वो असल में होता ही है कि ये जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उन पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि वो इनवॉइस पर बंदे का नाम और पेशेंट का नाम और एड्रेस लिखें। हाँ जो बड़े लेवल के डॉक्टर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और एंगेजमेंट डायरीज होती हैं, उनका सारा रिकॉर्ड हमने अपने पास रखना होता है। क्लिनिक पे कितने लोग, कितने पैसे आए, कितनी सेल्स हुई, कितनी पेमेंट हुई, कितनी परचेज है, कितने एक्सपेंसेस, सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वाउचर और परचेजेज एंड एक्सपेंसेस वाउचर्स भी बनाने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन। मैन्युफैक्चरर विद टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5, सर ये थोड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसकी सेल 25 लाख से ऊपर है। सर इनवॉइस बना रहा होगा, इनवॉइस वाली सारी चीजें। सर कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स बुक, सेल्स लेजर, परचेज बुक, परचेज लेजर, ये वाली चीजें सिर्फ नहीं है। फिर वही पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा की पेमेंट लेने, जिससे ले रहे हैं वो भी, जिससे दे रहे हैं वो भी। जनरल लेजर, मैन्युफैक्चरर के अंदर एड ऑन क्या है, ट्रेडर के अंदर स्टॉक का मतलब होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, मैन्युफैक्चर में स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। सर जी डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें आ गई। सर ये रिकॉर्ड आपने रखना किधर है? बिजनेस की जगह पे,
और अगर आपका बिजनेस है ही नहीं तो अपने घर पे, और अगर अपने घर पे भी नहीं रखा तो जिस जगह रखेंगे उस जगह मेंशन करेंगे अपनी रिटर्न में कि हमारा रिकॉर्ड कहां पे पड़ा हुआ। जिस जगह रखेंगे वो जगह रिटर्न में मेंशन करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड किधर है। नादरा, बेसिकली नादरा तो इनके पास तो रिकॉर्ड होता है सारे लोगों का ना। नादरा के पास रिकॉर्ड होने की वजह से उसके शनाख्ती कार्ड पर जितनी चीज़ें हैं, जो इनकम है, जो एक्सपेंस है, जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाती हैं। और वो बाज़-औक़ात अपने तौर पे भी और बाज़-औक़ात बोर्ड के कहने पे भी ये वाली सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। बोर्ड इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है ताकि बोर्ड यूटिलाइज करता है इस इंफॉर्मेशन को जो नादरा उसे प्रोवाइड करता है ताकि वो मुख्तलिफ लोगों को नोटिस भिजवाए। और नादरा बाज़-औक़ात अपने तौर पे भी इंडिकेटिव इनकम और टैक्स लायबिलिटी भी बता देता है बोर्ड को, अगर बोर्ड ने उसे कहा हो कि भाई इसकी इनकम कितनी है और इसकी लायबिलिटी कितनी है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर इन केस ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम अ लायबिलिटी हैज बीन डिटरमिन्ड, अगर कोई पर्सन जिसके वजह से लायबिलिटी डिटरमिन की गई है पे नहीं करता लायबिलिटी विद द टाइम प्रिस्क्राइब, द बोर्ड शैल टेक एक्शन। सर जी, नादरा बोर्ड के कहने पर उसकी इंडिकेटिव इनकम बता देता है, बोर्ड वो वाला नोटिस जो है वो आगे उस बंदे को भेज देता है, वो बंदा उस इंडिकेटिव इनकम की बेस पर जो टैक्स है वो जमा करा दे तो शाबाश, वो जमा ना कराए तो बोर्ड उस पर फिर मजीद एक्शन ले लेता है। नादरा के बारे में ये बातें लिखी हुई है। उसके बाद आ गया ऑडिट। सर ऑडिट का मतलब है डिटेल में चेक करना। सर कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी बंदे का रिकॉर्ड मंगवा के उसको चेक कर ले। रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो यूएसबी फॉर्म में भी मंगवा सकता है, यहाँ वो डिवाइस जिसमें वो रिकॉर्ड है उसको भी मंगवा सकता है। कमिश्नर पिछले 6 साल में से किसी साल का ऑडिट भी कर सकता है, और जब वो ऑडिट करेगा तो डिटेल में सारी चीज़ें देखेगा और देखने के बाद टैक्स पेयर को कहेगा कि हमें एक्सप्लेनेशन दो, वजह बताओ तुमने ये गलती क्यों की। अगर पहले साल में एक बार ऑडिट हो गया हुआ तो इसका ये मतलब कतई नहीं कि दोबारा ऑडिट नहीं हो सकता, दोबारा ऑडिट भी हो सकता है। ये ऑडिट बोर्ड खुद भी कर लेता है, इन बोर्ड सीए या सीएमए को भी रख लेता है, चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी कह देता है कि आप ये वाला ऑडिट करें, तो फिर वो भी ये ऑडिट करते हैं। जब बोर्ड ऑडिट कर रहा हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा हो और उन्हें इंफॉर्मेशन ना मिले तो वो क्या कर लेते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बेस पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ चले जाएं तो जो ओरिजिनल रिटर्न थी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहता। सर सेक्टोरियल बेंचमार्क की बात हमने कर ली, जहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं था, फर्निश नहीं हुआ, यहाँ सफिशेंट एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो फिर टैक्स तो फिर मजबूरन क्या समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये टैक्सेबल इनकम जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई ये ठीक नहीं है, और फिर बेस्ट जजमेंट की बेस पर आपकी इनकम और लायबिलिटी निकाली जाएगी। और बेस्ट जजमेंट कैलकुलेट करने के लिए सेक्टोरियल बेंचमार्क यानी स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशियोज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती है। स्पेशल ऑडिट पैनल, स्पेशल ऑडिट पैनल क्या है सर, ये जहां पर गेम बड़ी हो, ज्यादा बड़ा इदारा हो, ज्यादा लोग दरकार हो, वहां पे एक अलग से पैनल बना दिया जाता है। बोर्ड में अपॉइंट as many special audit panel as may be required to conduct an audit including forensic audit of the income tax affairs of the person and class of person, and the scope of such audit shall be determined by the board or the commissioner. फोरेंसिक ऑडिट होगा, फ्रॉड को पकड़ने के लिए जो ऑडिट होता है उसको फोरेंसिक ऑडिट कहा जाता है। बोर्ड पैनल बना देता है। पैनल कौन बनाता है, बोर्ड बनाता है। उसमें शामिल कौन होगा, एक टैक्स का बंदा शामिल होगा और एक सीए या सीएमए का बंदा शामिल होगा। हेड कौन होता है,
टैक्स का बंदा हेड होता है। वो जो काम ऑडिट का करेगा, जो काम टैक्स वाला बंदा कर रहा होगा, उस यही समझा जाएगा कि ये वाला काम बोर्ड स्पेशल ऑडिट पैनल ही कर रहा है। अगर स्पेशल ऑडिट पैनल ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई तो फिर स्पेशल ऑडिट पैनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ चला जाता है। अगर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू छुट्टी पे था, वो नहीं मौजूद था, तो जो काम भी पैनल ने किया वो ठीक नहीं समझा जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, यही ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू मौजूद था और कोई दूसरा बंदा मौजूद नहीं था तो कोई बात नहीं है, वो वैलिड होगा। लेकिन अगर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू खुद मौजूद ना हो तो जो काम किया गया उसे वैलिड नहीं तस्वर किया जाएगा। फंक्शंस परफॉर्म द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू एज मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल, ऐसे समझा जाएगा कि जो उस टैक्स के बंदे ने किया है वही पैनल ही कर रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, तो फिर सीए फारग है? भाई आपके सामने सीए भी तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के साथ किया है ना, जो कर रहा है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू कर रहा है, हेड भी वही है, चेयर भी वही है, वो जो काम करे वो ठीक है। अगर वो मौजूद ना हो तो जो बाकी काम करे वो इनवैलिड है, तो फिर सीए क्यों है? हाँ, टैक्स के मामलात में सीए कभी भी टॉप लेवल पर नहीं होता, लेकिन जो टॉप लेवल पर होते हैं वो सीए को मानते हैं कि यार जो नॉलेज इनके पास है वो किसी के पास नहीं है। आपके चीफ जस्टिस साहब भी कहते हैं कि हमें जब टैक्स की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। और जो लोग फर्म्स में आर्टिकल करते हुए कमिश्नर्स के पास जाते हैं, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को, कमिश्नर्स को यही देखा है कि वो उन लोगों से सीख रहे होते हैं। ये नॉलेज की पावर है। अथॉरिटी में सेकंड नंबर पे होना, नॉलेज में नंबर 1 पे होना। तो अथॉरिटी वाला बंदा जब खुद आपसे पूछता है ना कि भाई इसकी फिर क्या होगा, इस सेक्शन का मतलब क्या है, वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज है जिस बेस पर आप चल रहे हैं। फंक्शंस अगर, लेकिन एफबीआर, आपका एफबीआर का चेयरमैन जो शब्बर जैदी साहब रहे हैं वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहे हैं ना। बहरहाल बोर्ड विद मे प्रिस्क्राइब द मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, बोर्ड बता देगा कि स्पेशल ऑडिट पैनल ने कब, कौन सा और किस तरह से काम करना है। ये स्पेशल ऑडिट पैनल की बात थी। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 15।